दोस्तों राम राम। कल रात को इसराइल को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसराइल ने हसन नसरल्लाह को एलिमिनेट कर दिया है। कल रात को इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के मेन कमांड हेडक्वार्टर्स को ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का कमांडर इन चीफ, सुप्रीम लीडर, सेक्रेटरी जनरल सब कुछ था, उसको उड़ा दिया गया है। इसके साथ अभी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप डेसिमेट हो गई है, बुरी तरह से डैमेज हो गई है। तो क्या इससे इसराइल की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा? क्या इसराइल अपने नॉर्दर्न फ्लैंक को सिक्योर कर पाएगा? आइए इसको समझते हैं, इसके अंदर जाते हैं। युद्ध, रक्षा, शेयर्स, निवेश, आइए इनकी गहराइयों में जाते हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर बजाइएगा। इसराइल को कल रात को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। इजरायली सिटीजन्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसराइल चलते हैं और वहां देखते हैं कि सिटीजन्स का क्या रिएक्शन हो रहा है वहां। तो ये वीडियो इसराइल के एक पब से है और इजरायली सिटीजन्स ये गाना गा रहे हैं, यल्ला यल्ला नसराल्ला। יאללה יא נסראללה, נלחם תומך אינשאללה, נחזיר אותך לעלה עם כל החיזבאללה. יאללה יא נסראללה, תלך מפה יא זבאללה, נצעק כבר מלמעלה שזה הסוף שלך. और आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स। ये हसन नसरल्लाह का बंकर था और यहां से वो इसराइल के अगेंस्ट अटैक्स ऑर्डर करता था, कोऑर्डिनेट करता था, एग्जीक्यूट करता था। ये देखिए इसराइलियंस की ताकत की هون ما مبين شيء هون. मैं आपको लेबनान की हिस्ट्री एक बार फिर से समझा देता हूं। लेबनान एक बहुत ही प्राचीन क्रिश्चियन नेशन है। 2000 साल से क्रिश्चियन नेशन रहा है। 1930s तक 60% क्रिश्चियन था, पर आज वो लेस देन 30% क्रिश्चियन है, 25 से 30% तक क्रिश्चियन है। और 1975 में लेबनान में एक बड़ी सिविल वॉर हुई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, और उसमें क्रिश्चियंस बुरी तरह से हार गए और बहुत सारे वो देश छोड़ के चले गए। उसके बाद 1985 में हिजबुल्लाह क्रिएट हुई और हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान पे अपना कब्जा कर लिया और अभी सदर्न लेबनान को वो अपना बेस बनाकर इसराइल की नॉर्दर्न एरियाज में जबरदस्त अटैक्स करता है। करीबन 8000 से 9000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ महीनों में इसराइल पे दागी हैं और इसकी वजह से इसराइल के 65,000 सिटीजन्स अपना घर छोड़ के रेफ्यूजी अपने ही देश में बने हुए हैं। बहुत सारे टाउन्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसराइल के नॉर्थ में। बहुत उनके फॉरेस्ट वो तहस नहस हो गए हैं, बहुत सारे जानवर मारे गए हैं, हजारों एकड़ फॉरेस्ट तहस नहस कर दिए गए हैं फायर्स में, और नॉर्दर्न एरियाज की सिक्योरिटी में बहुत प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसराइल अपने नॉर्दर्न फ्लैंक को सिक्योर करने के लिए, अपने नॉर्दर्न एरियाज को सेव करने के लिए हिजबुल्लाह की लीडरशिप को और पूरे हिजबुल्लाह को एलिमिनेट कर रहा है। तो अभी तक क्या सिचुएशन है हिजबुल्लाह की लीडरशिप की? 4-5 दिन पहले जब हमने हिजबुल्लाह पे बात की थी, हमने उनका कमांड स्ट्रक्चर देखा था और हमने ये देखा था कि उनके 2 मेजर आर्मी कमांडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। वो था इब्राहिम अकील, जो रावदान फोर्स का कमांडर था, जो उनकी पूरी स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था और जो कि उनकी हेड ऑफ ऑपरेशंस था। इसको 20 सितंबर को एलिमिनेट कर दिया गया था। और दूसरा था फौद शाकर, वो भी उनका एक आर्मी कमांडर था। पर उस समय आपको याद होगा मैंने बोला था कि अली काराकी को अभी तक एलिमिनेट नहीं किया गया है। ये उनका जो सदर्न फ्रंट का पूरा कमांडर है। तो आप अगर आप लूजली कह सकते हैं कि उनका सदर्न आर्मी कमांडर है। इसको तब तक एलिमिनेट नहीं किया गया था। इसे कल रात को हसन नसरल्लाह के साथ एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अब सिचुएशन ये है कि हसन नसरल्लाह कमांडर इन चीफ, कंप्लीट हेड गया। इब्राहिम अकील जो रावदान फोर्स का कमांडर था और इनका हेड ऑफ ऑपरेशंस था, ये गया।
जो उनका सदर्न आर्मी कमांडर था ये गया, और उनका जो दूसरा आर्मी कमांडर था फौज शकीर, जो उनकी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स देखता था, ये भी गया। तो टॉप लीडरशिप पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है। पर क्या टॉप लीडरशिप के साथ जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमांड है और उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ कमांड है, और जो उनके सारे के सारे ग्राउंड पे जो उनके कमांडर्स हैं, क्या वो एलिमिनेट हो गए हैं? हाँ, वो सब भी एलिमिनेट हो गए हैं। ये देखिए, तो ये हिजबुल्ला की पूरी मिलिट्री चेन ऑफ कमांड है। हसन नसरल्ला गया, इब्राहिम अकील रावदान फोर्स कमांडर और हेड ऑफ ऑपरेशंस गया, फवाद शकूर गया, अली कार्की हेड ऑफ सदर्न फ्रंट गया। इन तीनों के जो अंडर कमांडर्स हैं वो भी गए। तो अगर आप देखें, ये जो सदर्न फ्रंट है, जो सदर्न फ्रंट का कमांडर गया, और उसके जो दो मेजर यूनिट कमांडर्स थे, आप कह सकते हैं जो उसके ब्रिगेड कमांडर्स थे, वो दोनों भी गए, ये दोनों। और रावदान फोर्स की तो पूरी की पूरी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है। आप देखिए, ये वसीम अल्तावी और इसके नीचे जो लोग हैं और उनके नीचे भी जो लोग हैं, रावदान फोर्स की पूरी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है। सदर्न फ्रंट का कमांडर मारा गया है और उनकी पूरी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है। ये चीफ ऑफ स्टाफ था, ये हेडक्वार्टर्स देखा था, स्ट्रैटेजी देखता था, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अगर आप देखें, ऊपर से नीचे तक इनकी पूरी की पूरी फाइटिंग लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई है। और ये इजराइल ने बहुत सोच समझ के किया है। लीडर हटाओ, लीडर के आर्मी कमांडर्स हटाओ, आर्मी कमांडर्स के नीचे जो को कमांडर्स हैं, जो फ्रंट कमांडर्स हैं, जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनको एलिमिनेट करो, और राइट डाउन टू द बॉटम पूरा का पूरा कार्डर डिस्ट्रॉय करो। तो ये इजराइल ने अब अभी तक अचीव कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हिजबुल्ला कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। वो अभी भी कुछ क्षमता रखते हैं, अभी भी वो इजराइल पर कॉन्स्टेंटली मिसाइल्स कॉन्स्टेंटली रॉकेट से अटैक करते जा रहे हैं। अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान की प्रॉक्सी है, जैसे कि हमास भी ईरान की प्रॉक्सी है। हिजबुल्ला और ईरान में बहुत क्लोज रिलेशंस है, इनमें रोटी बेटी का रिश्ता है। ये देखिए, रोटी बेटी का रिश्ता ईरान और हिजबुल्ला में, ये है हाशिम सफी अल-दिन। ये हसन नसरल्ला का ममेरा भाई है, उसका कजन है, फर्स्ट कजन है हसन नसरल्ला का। और ये है उसका बेटा रिदा साफी अल-दिन। इसका काम है ईरान से लेबनान में वेपन स्मगलिंग करना। ये है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कड्स फोर्स का कमांडर कासिम सुलेमानी। तो आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी विद इन अ स्टेट है। इसके आईआरजीसी, जो कि ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, साइज में नहीं पर इंपॉर्टेंस में, हायरार्की में, इनका जॉब है कि ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना। ईरानियन आर्मी का जॉब है ईरान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। तो आईआरजीसी का जो कुड्स फोर्स है, जो इनकी इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस है, उसका कमांडर इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी, इसको 2020 जनवरी में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया गया। तो यूएस भी आईआरजीसी के कमांडर्स को एलिमिनेट कर रही है। इजराइल ने भी इस साल अप्रैल में डमेस्कस में आईआरजीसी के 6 मेजर कमांडर्स को एलिमिनेट किया डमेस्कस में। कासिम सुलेमानी की बेटी है ज़ैनब सुलेमानी। ज़ैनब सुलेमानी और रिदा सफी अल-दिन की शादी हुई थी जून 2020 में। तो कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में एलिमिनेट कर दिया गया था, पर उसके 6 महीने बाद उसकी बेटी और हिजबुल्ला के सेकंड इन कमांड की के बेटे की शादी हुई थी। तो ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है ईरान में और हिजबुल्ला में। और अभी ये कहा जा रहा था कि हाशिम सफी अल-दिन हसन नसरल्ला को रिप्लेस करेगा और हिजबुल्ला का कमांडर बनेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है, पर इसकी कॉन्फर्मेशन अभी नहीं मिली है। अभी कॉन्फर्मेशन केवल इतनी है कि हसन नसरल्ला को एलिमिनेट कर दिया गया। अभी प्रश्न ये उठता है कि ईरान क्या करेगा। अप्रैल में, आपको याद होगा मैंने बात की थी पिछले बार, अप्रैल में जब डमेस्कस में आईआरजीसी के 6 कमांडर्स को एलिमिनेट किया, तो तब ईरान ने इजराइल पे एक भारी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया। अभी यह प्रश्न बन रहा है कि ईरान अभी क्या करेगा।
तो ये देखना पड़ेगा। बट ये अटैक ईरान पे डायरेक्ट अटैक नहीं है। तो ईरान ये कह सकता है कि हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं है, तो शायद कुछ ना करे। पर अप्रैल में वो ईरानियन सॉइल पे, क्योंकि किसी भी कंट्री का कॉन्सुलेट उनका सॉइल होता है, उस पे एक अटैक था, तो ईरान को लगा कि उनको अटैक करना ही पड़ेगा। और अगस्त में, इसी साल अगस्त में, हमास के पॉलिटिकल हेड का इस्माइल हानिये, जो हमास का पॉलिटिकल हेड है, उसको भी इसराइल ने तेहरान में मार दिया। तो वो तेहरान गया हुआ था गेस्ट ऑफ ईरान, नए ईरानियन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन पर, और उसको तेहरान में इसराइल ने एक स्ट्राइक से मार दिया। वो इसराइल ने क्लेम नहीं की है, वो किलिंग इसराइल ने क्लेम नहीं की है, बट सब लोग ये जानते हैं कि वो एक्शन इसराइल का ही था। पर तब ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इस्माइल हानिये उनका अपना नेशनल नहीं था। बट अप्रैल में जो डेमेस्कस में उनके कॉन्सुलेट में 6 IRGC के कमांडर्स मारे गए, जिनमें से 2 बहुत सीनियर कमांडर थे, वो उनके आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे। तो उनका बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया था इसराइल पर। क्या हम ये मान लें कि इसराइल की सिक्योरिटी पोजीशन अभी काफी इंप्रूव हुई है? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है, हिजबुल्लाह को डेसिमेट करके। पर जो मेन थ्रेट है, जो मेन आइडियोलॉजिकल थ्रेट है इस्लामिक टेररिज्म का और इस्लाम का, वो अभी इलिमिनेट नहीं हुआ है, और वो बहुत ही मुश्किल होगा इलिमिनेट करना। ये बात बोलना बहुत आवश्यक है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान की प्रॉक्सीज हैं, दोनों। हमास एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, गाजा में बेस्ड, और इन्होंने ही पिछले साल 7 अक्टूबर पे वो मैसिव अटैक लॉन्च किया गाजा से, जिससे करीबन 1000 इजरायली एक रात में मारे गए, विच इज इक्विवेलेंट टू 130,000 इंडियंस, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से लें तो। पर वो भी ईरानियन प्रॉक्सी हैं, उनमें ईरान से बहुत सपोर्ट मिलती है, और इसलिए आपने देखा कि उनका जो पॉलिटिकल हेड था इस्माइल हानिये, वो तेहरान में था अगस्त में, और उसे तेहरान में मारा इसराइल ने। हिजबुल्लाह ऑफ कोर्स एक शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको तो डायरेक्ट सपोर्ट है ही ईरान से, और हमने देखा कि उनके तो रोटी बेटी के रिश्ते हैं ईरान के साथ। तो आगे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है वो हम देखते हैं, पर मुझे लगता है कि इसराइल पे जो थ्रेट है वो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल के आसपास एक सी ऑफ मुस्लिम्स है। तो इसराइल ने तो हसन नसरल्लाह को उड़ा दिया, इसराइल ने इस्माइल हानिये को उड़ा दिया, इसराइल ने हमास की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, इसराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। तो इंडिया ने ऐसी सिचुएशन में क्या किया? आपको ये आदमी याद होगा, ये है मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का फाउंडर। आपको याद होगा कि इसको इंडियन आर्मी ने बहुत सैक्रिफाइसेस देकर कश्मीर में कैप्चर किया था, पर इसे वाजपेयी गवर्नमेंट ने कांधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ दिया। और इसे छोड़ने कौन गया था? आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। ये है पिक्चर अजीत डोवल की और उन सब टेररिस्ट की जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने कांधार हाईजैकिंग के बाद रिलीज किए थे। तो इससे ज्यादा इस पे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। इंडिया की क्या पॉलिसी है इन इश्यूज पे हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। ये इंडिया की पॉलिसी है। क्या इस पॉलिसी में कोई चेंज आएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, उसको शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर से कहूंगा लोगों को कि लेबनान पर और इजराइल पर दृष्टि बनाए रखिए, ये देखते रहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि इससे इंडिया के लिए और इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें मिल सकते हैं, हमें लेने चाहिए। तो इसके साथ ही थैंक यू, नमस्कार, राम राम।